गुड इवनिंग टू ऑल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर जो मॉर्निंग शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था, आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता। ठीक है, तो पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया था आपका और यहाँ पर आप 45 नंबर तक गेन आसानी से करेंगे। चलिए हम पेपर को डिस्कस करते हैं कि वेरी शॉर्ट में आपको क्या लिखना था, मल्टीपल चॉइस में आपको क्या ऑप्ट करना था। चलिए हम पेपर को देखते हैं। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर 2020 प्रथम प्रश्न पत्र है आपका, आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास। 50 नंबर का पेपर है आपका, 25 नंबर पासिंग मार्क हैं यहाँ पर, 15 आपके वेरी शॉर्ट हैं, 15 आपके मल्टीपल चॉइस हैं और 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपके शॉर्ट हैं। चलिए हम बात करते हैं। पेपर बहुत आपका ईजी है और यहाँ पर आप शायद आज के पेपर में 45-46 नंबर भी गेन करेंगे अगर आपने अच्छे से अटैम्प्ट किया है। चलिए बात करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, छात्राज्ञा व्यंजन है। तो आपको मालूम है बेसिक चीज़, छात्राज्ञा आपके संयुक्त व्यंजन है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, जिन शब्दों से काम का होना या करना प्रकट होता है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें हम क्रिया कहते हैं। यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका तीसरा, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें कहते हैं। तो जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उनको हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न है आपका, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कीजिए। तो मुखाकृति के आधार पर स्वर आपके अग्र स्वर भी होते हैं, पश्च स्वर भी होते हैं, संवृत्त स्वर भी होते हैं, तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। ओके, पांचवा प्रश्न है आपका, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं, तो वो कौन सी संख्याएं होती हैं? वो सम संख्याएं होती हैं। आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला छठा प्रश्न है आपका, एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो एक परिमेय संख्या हमेशा P/Q के फॉर्म में लिखी जाती है, तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न सातवां प्रश्न है आपका, शून्य की खोज कहाँ हुई? तो शून्य की खोज भारत में हुई, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 990 में 9 का स्थानीय मान लिखना है। तो पहले वाले 9 का 10 हो जाएगा और जो लास्ट वाला 9 है आपका 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला 9वां प्रश्न है आपका, आंचल में दूध और आंखों में पानी एक कथन है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसने कहा है? मैथिली शरण गुप्त ने ये आपका दिया है। अगला प्रश्न है आपका 10वां, 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान छोटे छात्रों को किन माध्यमों से कराया जाना चाहिए? तो खेल विधियों के द्वारा भी हम कराएंगे, कविताओं के माध्यम से भी कराना है, मूर्त वस्तुओं को दिखाकर हमको कराना है, फॉर एग्जाम्पल बॉल या जो गोलियाँ वगैरह होती हैं या कोई भी फिगर्स आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला 11वां प्रश्न है आपका, दंत्य व्यंजन है। तो यहाँ पर ना आपका दंत्य व्यंजन है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके, 12वां प्रश्न है आपका, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है आपकी 3। ओके, 13वां क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, 22 × 34 22 × 34 का गुणनफल है। तो यहाँ पर आपको गुणनफल लिखना है। यहाँ पर आपका हो जाएगा पहला 748। ठीक है, 14वां प्रश्न है आपका, गणित की मूल संक्रियाएं बेसिक ऑपरेशंस हैं। कौन कौन से? जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सब हैं आपके, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, अब अगला जो लास्ट प्रश्न है आपका 15वां प्रश्न मल्टीपल चॉइस में, ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो ता वर्ग आपका दंत का उच्चारण स्थान है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है आपका अति लघु उत्तरीय में, वर्ण का अर्थ बताइए। तो यहाँ पर वर्ण को बताना है आपका भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसको वर्ण कहते हैं, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हिंदी भाषा के सीखने के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो हिंदी भाषा के सीखने के प्रमुख अंग आपके ध्वनि हो जाएगी, रूप हो जाएंगे, वाक्य हो जाएंगे, अर्थ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग हैं। अगला प्रश्न है आपका 18वां नॉर्मल सा प्रश्न है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य जुड़े हुए हों। ठीक, उनको हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। फॉर एग्जाम्पल, उसने खाना खाया और सो गया, उसने खाना खाया एक और सो गया, दोनों वाक्य मिल गए तो आपका हो गया संयुक्त वाक्य। कहानी शिक्षण से आप क्या समझते हैं?
1 नंबर का प्रश्न है आपका। तो कहानी शिक्षण में आप क्या लिखेंगे? कहानी शिक्षण के द्वारा बालक के अंदर सामान्य ज्ञान की वृद्धि होती है, तर्क शक्ति का विकास होता है, चिंतन शक्ति की विकास होती है, कल्पना शक्ति बच्चे के अंदर जागृत होती है, मुहावरों का प्रयोग करना सीखते हैं बालक, स्मरण शक्ति बढ़ती है बच्चों की, मेमोरी पावर। ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका 20वां, सौभाग्य का विलोम शब्द होगा। तो बहुत ज़्यादा इजी, दुर्भाग्य आपका हो जाएगा यहाँ पर। इकाई किसे कहते हैं? गणना में प्रथम अंक जो होता है उसको हम इकाई कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपका, इस अंक का स्थानीय मान किसे कहते हैं? अब यहाँ पर लिखना है अंक का स्थानीय मान। एक अंक जिस स्थान पर होता है, फॉर एग्जांपल इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये आपका स्थानीय मान हो जाता है। ठीक। अगला है प्रश्न है आपका, सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें एक कर्ता एक क्रिया दी होती है, वो आपका सरल वाक्य होता है। अब विकारी शब्द किसे कहते हैं? 24वां प्रश्न आपका। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं? वह लिंग या कारक, ठीक है, या कर्ता के अनुसार बदलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लड़का खाता है, ठीक है, लड़की खाती है, तो जो शब्द आपके बदलते रहते हैं वो विकारी शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है आपका 346 में अंकों के स्थानीय मान लिखिए। तो 346 में आपको अंकों का स्थानीय मान लिखना है। तो 346 में 6 का आपका 6 हो जाएगा, 4 का आपका 40 हो जाएगा और 3 का आपका 300 हो जाएगा। ठीक। अगला है आपका आरोही क्रम किसे कहते हैं? तो बढ़ते हुए क्रम को हम आरोही क्रम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3, 6, 9, 12, 15। ओके। अगला है संख्या पूर्व तैयारी से आप क्या समझते हैं? संख्या पूर्व तैयारी से क्या समझते हैं? अब बच्चों को हमको पढ़ाना है संख्या के बारे में, तो संख्या से पहले हम बच्चे को जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है खेलों के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से करते हैं, वो संख्या पूर्व तैयारी आपकी हो जाएगी। अब हंस पद से क्या तात्पर्य है? हंस पद चिन्ह से क्या तात्पर्य है आपका? तो यहाँ पर जो हंस पद आपका होता है उसका फिगर क्या होता है, एक बार देख लेंगे हम। यहाँ पर जो हंस पद होता है उसका फिगर होता है ए वाला। ठीक है। अब इसका क्या होता है, जब हमने कोई वाक्य लिखा होता है, हमारा कुछ चीज़ वहाँ पे छूट गया है, तो उसको लिखने के लिए जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो वो आपका होता है हंस पद। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, राम ने खाया। ठीक है। अब यहाँ पर क्या खाया? खाना खाया। खाना हम भूल गए तो यहाँ पर हम ए लगा के यहाँ पे लिख देंगे खाना। ठीक है। तो ये आपका हंस पद का प्रयोग हो गया। 29वां प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इजी है। आकाश के 3 समानार्थी शब्द लिखिए। तो आकाश के 3 समानार्थी शब्द बहुत ज़्यादा नभ हो जाएगा आपका, अंबर हो जाएगा, गगन हो जाएगा। ओके। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या वे होती हैं जिनको हम गिनती में प्रयोग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। ये हो गया आपका, ये आपका वेरी शॉर्ट वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब लघुत्तरीय प्रश्न में आपका 2 नंबर में है। पहला है आपका श्रवण कौशल के उद्देश्य बताइए। तो श्रवण कौशल के उद्देश्य के बाद क्या होता है, बालकों के अंदर जो बोलने की प्रवृत्ति होती है या उनका बोलने का कौशल होता है, लिसनिंग स्पीकिंग स्किल जिसको हम बोलते हैं, वो डेवलप होती है। बच्चे शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करते हैं, बच्चे के अंदर सुनने की क्षमता विकसित होती है, सामान्य ज्ञान की जानकारी हो जाती है, उनको शुद्ध उच्चारण करते हैं, कल्पना शक्ति विकसित होती है। ठीक है। तो इस तरह के आपके कौशल हो जाएंगे जो श्रवण कौशल के द्वारा होते हैं। उसके बाद बात करते हैं, अगला प्रश्न आया आपका कविताओं के प्रकार बताइए। तो कविताओं के प्रकार की जब हम बात करते हैं तो जो काव्य आपका होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, मेनली खंड काव्य और महाकाव्य में। और जो खंड काव्य और महाकाव्य में श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य में डिवाइड रहता है। तो यहाँ पर जो आपको कविताएँ लिखनी है BTC के सिलेबस में बहुत ज़्यादा लिमिटेड सिलेबस है आपका। तो यहाँ पर आपको कविताएँ लिखनी है रसों के माध्यम से। 20 रस वाली कविताएँ हो जाएंगी आपकी, श्रृंगार रस की कविताएँ हो जाएंगी। और जो आपका कविताओं की बात होती है, जब काव्य संग्रह की बात होती है, बहुत ज़्यादा विस्तृत है। तो यहाँ पर आप रसों के आधार पर जो कविताएं होती हैं उनको लिख देंगे। प्रश्न आपका गणित शिक्षण की महत्व एवं उपयोगिता। बच्चों के अंदर तार्किक चिंतन का विकास होता है, गणितीय कौशल का विकास होता है, इस तरह से आपको लिख देना है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं बतानी है आपको यहाँ पर कि देवनागरी लिपि की क्या विशेषताएं होती हैं। ध्वनि देवनागरी लिपि आपकी वैज्ञानिक लिपि है, लिपि चिन्हों का अधिकतम प्रयोग होता है, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। संख्याओं को गिनना,
एवं पढ़ना। सिखाने के लिए किन्हीं दो गतिविधियों का उल्लेख करिए। किसी दो खेलों का यूज़ हम यहाँ पर कर देंगे जिनके माध्यम से हम बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, बच्चों को तीलों के माध्यम से जोड़ कैसे सिखाएंगे, तो यहाँ पर क्रियाओं के द्वारा सिखाएंगे, खेलों के माध्यम से सिखाएंगे, लिख देना है आपको। लेखन की विधियों का उल्लेख करिए, यहाँ पर सुलेख लेखन हो जाएगी आपकी, जो आप बोल के लिखाते हैं, तो यहाँ पर लेखन के बारे में आपको बता देना है। लोकगीत से क्या कहते हैं, जो क्षेत्रीय गीत होते हैं, लोकगीत होते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न 29वां आपका, समानार्थी शब्दों का आशय स्पष्ट या आशय उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। समानार्थी शब्द जो आपके समान अर्थ रखते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर आपको बता देना है। ठीक है, समानार्थी शब्द हो जाएंगे ना। उसके बाद अशुद्ध उच्चारण के बारे में बताइए। अशुद्ध उच्चारण के बारे में आपको यहाँ पर बता देना। तो पेपर बहुत इजी है, आशा है कि आप लोग बहुत अच्छा पेपर किए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पेपर को समाप्त करते हैं और आप यहाँ पर बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।